हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइज, आज मैं आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग के जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताने वाली हूँ। व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण के वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताने वाली हूँ। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ये जो आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग, ये जो आपका पेपर है इस बार फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपका न्यू पेपर इस बार आपका ऐड किया गया है, जो कि बीएससी, बीए और बीकॉम थर्ड ईयर के सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि जो फाउंडेशन कोर्स का सिलेबस होता है वो सभी स्टूडेंट का सेम ही होता है, चाहे फिर वो बीएससी के स्टूडेंट हो, चाहे फिर वो बीए के स्टूडेंट हो, चाहे फिर वो बीकॉम के स्टूडेंट ही क्यों ना हो। ठीक है, तो सभी थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए आज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होने वाले हैं और सभी के लिए हेल्पफुल होने वाले आने वाले आपके 2024-25 के एग्जाम के हिसाब से आज के मैं जो है वो आपके लिए एमसीक्यूज लेके आई हूँ। इसके अलावा इससे पहले मैंने आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए। सो यदि आपने चेक नहीं किए तो चेक कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चन आपको मैंने इंपॉर्टेंट बताए जो कि आपके एग्जाम में एज इट इज पूछे जाते हैं। ठीक है, और आज मैं आपको बताऊंगी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण के। तो चलिए अब हम वीडियो को जो है वो बिना रुके स्टार्ट करते हैं। काफी सारे एमसीक्यूज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और सारे ही मैं आपको इंपॉर्टेंट लेकर आई हूँ। सभी के मैं आपको आंसर सहित बताने वाली हूँ। ठीक है, इनसे हटके आपके एग्जाम में एक भी एमसीक्यूज नहीं बनेगा, इसीलिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो जो आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उसके काफी सारे आपके उद्देश्य होते हैं, लेकिन प्रमुख और मेन उद्देश्य इसका पूछा गया है अपने आप को बेहतर बनाना, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करना, समय व्यतीत या समय बिताने के लिए क्षेत्र ढूंढना या फिर नए दोस्त बनाना। तो आपके जो सारे ही ऑप्शन है वो सारे आपके पॉजिटिव हैं और ये सारे ही आपके व्यक्तित्व विकास के उद्देश्य हैं। लेकिन व्यक्तित्व विकास का प्रमुख उद्देश्य पूछा गया है, तो व्यक्तित्व विकास का प्रमुख उद्देश्य होता है अपने आप को बेहतर बनाना। अपने आप को आप कैसे बेहतर से बेहतरीन बनाते हैं, ये जो है वो व्यक्तित्व विकास का यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मेन उद्देश्य या प्रमुख उद्देश्य होता है। बाकी ये जो सारे हैं, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करना, समय बिताने के लिए क्षेत्र ढूंढना या नए दोस्त बनाना, ये सारे भी आपके व्यक्तित्व विकास के उद्देश्य होते हैं। लेकिन जो मेन उद्देश्य होता है वो अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाना होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास के लाभ क्या क्या होते हैं। तो व्यक्तित्व विकास के भी काफी सारे लाभ होते हैं, जैसे सकारात्मक सोच की कमी, व्यक्ति के विकास के साथ अच्छे संबंध बनाना, व्यक्तित्व के विकास के साथ अच्छे संबंध बनाना या व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध बनाना, अधिक स्वेच्छाकारी होना या ऑल ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है व्यक्ति के साथ या व्यक्ति के व्यक्तित्व के साथ अच्छे संबंध बनाना। ये भी आपके चारों के चारों ऑप्शन पॉजिटिव है, लेकिन जो आपका मेन इसका लाभ होता है प्रमुख रूप से जो व्यक्तित्व विकास है इसका लाभ होता है व्यक्तित्व के साथ या व्यक्ति के व्यक्तित्व के साथ अच्छे संबंध बनाना होता है। क्योंकि जो व्यक्तित्व विकास होता है आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, इसका जो मेन आधार है वो यही होता है कि व्यक्ति के साथ कैसे हम अच्छे संबंध बनाएं और व्यक्ति का विकास हम कैसे बेहतर से बेहतरीन करें। ठीक है, तो ये सारे हालांकि पॉजिटिव ऑप्शंस हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा लाभ होता है व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत वो व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध बनाने से होता है। ठीक है, आई होप आप सारे क्वेश्चन के आंसर समझ रहे होंगे। इससे ज़्यादा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ये आपका इस बार न्यू आपका पेपर ऐड किया गया है और एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना आपको जरूरी है। इसीलिए आज मैंने आपको पीपीटी के थ्रू समझाए हुए हैं सारे, क्योंकि A4 साइज के पेपर में आपके जो है वो जगह कम पड़ जाती है और मैं आपको अच्छे से समझा नहीं पाती हूँ। इसलिए मैं आपको आज के मेन उद्देश्य था आज का जो टॉपिक है उसको पीपीटी के थ्रू समझाऊं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास क्यों महत्वपूर्ण है। व्यक्तित्व विकास के महत्वपूर्ण क्यों होता है, इसकी एक डेफिनेशन पूछी गई है कि जो व्यक्तित्व विकास है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है ये महत्वपूर्ण क्यों है। तो समाज में उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए, सकारात्मक और सफल जीवन जीने में मदद करने के लिए, या सभी इन सारे कारणों के लिए,
या फिर व्यक्ति के स्वयं के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए। तो जो आपका व्यक्तित्व विकास होता है, बेसिकली ये सारे पॉइंट हैं, ये सारे पॉजिटिव हैं और इन सभी के लिए व्यक्तित्व विकास महत्वपूर्ण होता है, चाहे फिर वो समाज में उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए हो, या फिर सकारात्मक और सफल जीवन जीने में मदद करने के लिए हो, या फिर व्यक्ति के स्वयं के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए क्यों ना हो। ठीक है, सभी के लिए व्यक्तित्व विकास महत्वपूर्ण होता है और सभी के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास कौन कौन से गुणों के विकास के साथ साथ संबंधित होता है? संवेदनशीलता, सहनशीलता और सामर्थ्य, समय बिताने के तरीके, विधिवत और इस पे ध्यान देना, धैर्य, संघर्ष की क्षमता एवं आत्मविश्वास, या फिर संबंधों की दृढ़ता, नैतिकता एवं संगठन कौशल। तो इसका करेक्ट आंसर है संवेदनशीलता, सहनशीलता और सामर्थ्य। इन तीनों के लिए जो व्यक्तित्व विकास है, इसके विकास के लिए ये संबंधित होता है। ठीक है, संवेदनशीलता, सहनशीलता और सामर्थ्य। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पर्सनैलिटी शब्द है वो किस मूल शब्द से या किस मूल भाषा से लिया गया है? तो ध्यान से सुनिएगा, जो आपका पर्सनैलिटी शब्द है, सबसे पहली बात ये पर्सोना से मिलकर बना हुआ है और पर्सोना का अर्थ होता है आपका मुखौटा। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी आपका पूछा जा सकता है। और यदि हम पर्सनैलिटी शब्द की मूल भाषा की बात करें तो वो इसकी मूल भाषा हो जाएगी अंग्रेजी। और यदि हम केवल और केवल पर्सनैलिटी शब्द की भाषा की बात करें तो वहाँ पे हो जाएगी लैटिन भाषा। समझने की कोशिश करिएगा, यदि पर्सनैलिटी शब्द की मूल भाषा पूछ ली जाए तो वहाँ पे आप लगा के आएंगे अंग्रेजी, और यदि पर्सनैलिटी शब्द की केवल और केवल भाषा पूछ ली जाए, मूल वगैरह नहीं, ओनली ऑन भाषा पूछ ली जाए, तो वहां पर लगा के आएंगे आप लैटिन। ठीक है, तो पर्सनैलिटी शब्द की मूल भाषा से लिया गया है, तो पर्सनैलिटी शब्द जो है वो अंग्रेजी मूल भाषा से लिया गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सोना शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो पर्सोना, पर्सनैलिटी शब्द पर्सोना से मिलकर बना हुआ है और पर्सोना शब्द जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। सेम एज इट इज, यदि पर्सनैलिटी शब्द का पूछ लिया जाता कि पर्सनैलिटी शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो वहां पे भी आप लैटिन भाषा लगा के आते। ठीक है, और यदि पूछता कि किस मूल भाषा से लिया गया है, तब आप वहां पर अंग्रेजी भाषा लगा के आते। तो कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर मैंने आपको बताए हुए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व के विकास को प्रकारों में बताया है? तो कौन से साइंटिस्ट है जिसने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व विकास को डिवाइड किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है शेल्डन। शेल्डन नामक जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, जिसमें पर्सनैलिटी को शारीरिक संरचना के आधार पर डिवाइड किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से दार्शनिक, वैज्ञानिक, गणितज्ञ आदि में किस प्रकार के व्यक्तित्व पाए जाते हैं? तो इन सभी में, चाहे फिर वो दार्शनिक हो, चाहे फिर वो वैज्ञानिक हो, चाहे फिर वो गणितज्ञ हो, सभी में अंतर्मुखी प्रकार का व्यक्तित्व पाया जाता है। ठीक है, व्यक्तित्व भी दो प्रकार का होता है, सॉरी व्यक्तित्व भी तीन प्रकार का होता है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। ये तीन प्रकार के बेसिकली व्यक्तित्व होते हैं। इसके अलावा भी कई प्रकार के व्यक्तित्व पाए जाते हैं, लेकिन वो जो है वो प्रकारों के भी उप प्रकार के अंतर्गत डिवाइड किए हुए हैं। तो बेसिकली जो व्यक्तित्व होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, जिसमें जो दार्शनिक, वैज्ञानिक और गणितज्ञ होते हैं, इस टाइप के व्यक्तित्व अंतर्मुखी व्यक्तियों में पाए जाते हैं। क्लियर हुआ आपको? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल संप्रत्य परीक्षण किसने दिया था? तो बाल संप्रत्य परीक्षण का जो सिद्धांत है वो लियोपोल्ड नामक साइंटिस्ट ने दिया था। याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्राइड ने कौन सी मूल प्रवृत्ति पर अधिक जोर दिया था? तो जो फ्राइड नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपना पूरा का पूरा थ्योरी प्रस्तुत की थी, जिसमें काम प्रवृत्ति पे उन्होंने जो है वो मूल जोर दिया था और अधिक जोर दिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का कार्यपालक किसे कहा जाता है? तो व्यक्तित्व का जो कार्यपालक है वो अहम को कहा जाता है, अहम, इदम। ये सारे सिद्धांत अपने सिद्धांत के थ्रू फ्राइड ने प्रस्तुत किए थे। ठीक है, तो जो व्यक्तित्व का कार्यपालक है वो फ्राइड के अनुसार अहम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से व्यक्तित्व पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो जो व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है वो है वंशानुक्रम
और वातावरण, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का गुणनफल होता है आपका व्यक्तित्व, इसलिए व्यक्तित्व पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी मापन की किस विधि में समाज के व्यक्तियों से जानकारी लेना निष्कर्ष निकाला जाता है? कौन सी ऐसी विधि है जिसके थ्रू हम जानकारी लेते हैं समाज में और उसको एक निष्कर्ष के थ्रू निकालते हैं? तो ये है आपकी समाज मिति विधि। आपको जो है वो क्वेश्चन से ही इसका आंसर की हिंट मिल गई होगी, समाज और समाज मिति से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगमंड फ्रॉइड ने व्यक्तित्व के कितने अंग बताए थे? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो जो सिगमंड फ्रॉइड साइंटिस्ट थे, इन्होंने व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत 3 अंग प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनशील बालक का व्यक्तित्व क्या होता है? तो जो सृजनशील बालक होते हैं बेसिकली उनका जो व्यक्तित्व है वो अंतर्मुखी, उभयमुखी और बहिर्मुखी सभी प्रकार का होता है, क्योंकि जो सृजनशील यानी क्रिएटिव बालक होता है उसमें सभी प्रकार के व्यक्तित्व पाए जाते हैं, तभी वो सृजनशील बालक कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑल ऑफ अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोषाशायी धब्बा परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यूज है। तो इसका आंसर है 10 यानी 10 आपके कार्ड होते हैं रोषाशायी धब्बा परीक्षण के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केटल ने कितने सील गुणों पर चर्चा की थी? तो केटल नामक जो साइंटिस्ट थे इन्होंने 16 सील गुणों पर चर्चा की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सोना, पर्सनैलिटी जो पर्सोना शब्द से लिया गया है, तो पर्सनैलिटी का अंतर्मुखता और बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइजैक नामक जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने व्यक्तित्व के अंतर्गत अंतर्मुखी और बहिर्मुखी रूप में ये 2 रूप में वर्गीकरण प्रस्तुत किया था आइजैक नामक साइंटिस्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व और बुद्धि में सही संबंध जो प्रस्तुत किया था जो कि बुद्धि और डैश में होता है, यानी कि व्यक्तित्व और बुद्धि में जो सही संबंध होता है वो बुद्धि और डैश यानी किस में होता है? तो इसका आंसर है व्यवहार। व्यक्तित्व और बुद्धि में जो सही संबंध होता है उसी टाइप का बुद्धि और व्यवहार में सही संबंध होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरित्र निर्माण क्या होता है? याद रखिएगा, एक तरीके से मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दे रही हूँ। व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास की प्राक कार्यात्मक निर्माण को चरित्र निर्माण कहते हैं। ठीक है, फिर से मैं आपको बताती हूँ, जो व्यक्ति होता है, जो एक पर्सन होता है, उसका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है उसका प्राक कार्यात्मक जो निर्माण होता है उसी को चरित्र निर्माण कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, चरित्र निर्माण में कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो जो चरित्र निर्माण है इसमें नैतिकता सबसे आधार और महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरित्र का विकास डैश से होता है, यानी किससे चरित्र का विकास होता है? तो सभी से, संकलनात्मक शक्ति, नैतिकता, आचरण और व्यवहार, इन सभी से चरित्र के विकास का निर्माण होता है। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति का सामाजिक महत्व क्या होता है? कि जो एक अच्छा व्यक्ति होता है उसका जो चरित्र होता है, चरित्र का सामाजिक महत्व क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है समाज में सम्मान प्राप्त करना, सबसे ज्यादा पॉजिटिव आंसर है इसका। ठीक है, समाज में सम्मान प्राप्त करना, श्रद्धापूर्वक सम्मान प्राप्त करना एक अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति का सामाजिक महत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरित्र निर्माण के लिए कौन सा विशेषज्ञ सहायक होता है? तो इसका आंसर है वैज्ञानिक, चिकित्सक और शिक्षक, तीनों ही प्रकार के जो विशेषज्ञ होते हैं वो चरित्र निर्माण के लिए सहायक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचकोश क्या होता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपका। तो पंचकोश ध्यान से सुनिएगा, 5 श्रेणियों या 5 परतें जिससे हमारे शरीर और मन का अनुभव होता है उसे पंचकोश कहते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचकोश के प्रमुख श्रेणियों को क्या कहा जाता है? यानी जो पंचकोश की प्रमुख श्रेणियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और उन्हें क्या कहते हैं? तो पंचकोश के प्रमुख 5 श्रेणियां होती हैं, जिसमें पहली होती है प्राणमय, दूसरी होती है मनोन्मय, तीसरी होती है विज्ञानमय, चौथी होती है आनंदमय और
पांचवी होती है अन्नमय। ये 5 प्रमुख श्रेणियां होती हैं पंचकोश की, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचकोश की परत आनंदमय के अनुभव को कौन से शारीरिक कोश में जोड़ा जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर है मनोन्मय कोश में। जो आपका मनोन्मय कोश होता है वो पंचकोश का एक महत्वपूर्ण कोश होता है और इसके अंतर्गत आनंदमय का जो अनुभव होता है इसको शारीरिक कोश को जोड़ा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचकोश का अर्थ क्या होता है? तो पंचकोश का अर्थ होता है 5 प्रकार के आसन। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें बच्चे, तो याद रखिएगा 5 प्रकार के जो आसन होते हैं वो पंचकोश का अर्थ होता है। ठीक है, या 5 प्रकार के आसन को पंचकोश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचकोश सिद्धांत किस धार्मिक शाखा से संबंधित होता है? ये भी आप याद रखिएगा। तो हिंदू धर्म या हिंदू धार्मिक शाखा से रिलेटेड होता है आपका पंचकोश या पंचकोश सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचकोश को किस दार्शनिक या दर्शन या योग से संबंधित माना जाता है? तो जो आपका पंचकोश होता है उसे भारतीय दर्शन योग से संबंधित माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, भारतीय जो दर्शन है इसके अंतर्गत ही आपका इंक्लूड किया गया है पंचकोश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचकोशों का सबसे बाह्यतम एवं घनिष्ठ कोश कौन सा होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो आनंदमय कोश होता है 5 पंचकोशों में वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे घनिष्ठ कोश माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचकोश किसे कहा जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर है 5 तत्वों का समूह पंचकोश कहलाता है। याद रखिएगा, पंचकोश से रिलेटेड 4 से 5 एमसीक्यूज आपके पूछे जाएंगे इस बार, तो इसीलिए मैं काफ़ी सारे लेके आई हूँ। हर एक सेपरेट टॉपिक में मैंने काफ़ी सारे आपके लिए जो है वो एमसीक्यूज ऐड किए हुए हैं। ठीक है, एक भी टॉपिक मैंने आपको नहीं छोड़ा है, तो ध्यान से सुनते जाइएगा और समझते जाइएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचकोश के अनुसार मन का स्थान कौन से कोश में होता है? सो इसका करेक्ट आंसर है मनोन्मय कोश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल कितने कोश होते हैं? तो कुल आपके 5 कोश होते हैं पंचकोश के अंतर्गत, जैसा कि आपको इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचकोश में विज्ञानमय कोश किस अन्य नाम के नाम से जाना जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर है ज्ञानमय कोश के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो आपका पंचकोश है इसमें जो विज्ञानमय कोश है इसको विज्ञानमय कोश तो कहते ही कहते हैं और इसका दूसरा नाम ज्ञानमय कोश भी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? तो जो मानसिक मंदता के अंतर्गत नहीं आता है उसका नाम है तीव्र मंदता। हल्की मंदता, गंभीर मंदता और मध्यम मंदता, इन तीनों को मानसिक मंदता के अंतर्गत ऐड किया गया है, लेकिन जो आपकी तीव्र मंदता होती है इसको हटा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ व्यक्ति कौन सा होता है? तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके बनेंगे, यानी कि 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और इन 3 ऑप्शन के भी ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा और समझिएगा। स्वस्थ व्यक्ति होता है, स्वस्थ व्यक्ति कौन कौन से होते हैं? वह व्यक्ति जो अपनी भावनाओं और सीमाओं व उन स्वयं के साथ प्रति जागरूक हो, या फिर जो स्वयं को स्वीकार करता हो, या फिर जो अतीत में नहीं जीता हो एवं भविष्य को लेकर परेशान होता है। इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन होगा? तो पहला और दूसरा, यानी वह व्यक्ति जो अपनी भावनाओं और सीमाओं व स्वयं के प्रति जागरूक हो और जो स्वयं को स्वीकार करता हो, उसी टाइप का व्यक्ति एक स्वस्थ व्यक्ति की गिनती में ऐड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि हमेशा बच्चों की उम्र के अनुरूप होती है, यह सिद्धांत किससे रिलेटेड है? तो यह सिद्धांत आपका समान प्रतिमान का सिद्धांत है। जो आपका समान प्रतिमान का सिद्धांत है यह सिद्धांत बताता है कि जो वृद्धि होती है ये हमेशा बच्चों की जो उम्र होती है, जो एज होती है, इसके अनुरूप ही होती है। ऐसा नहीं होता है कि पहले एज हो जाए उसके बाद वृद्धि हो जाए, या पहले वृद्धि हो जाए उसके बाद एज हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। हमेशा जो वृद्धि होती है वो बच्चों की उम्र के अनुरूप होती है, ऐसा समान प्रतिमान का सिद्धांत कहता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकास महत्वपूर्ण होता है। तो जो आपका शारीरिक विकास होता है ये स्वस्थ रहने के लिए, सकारात्मक रिश्ते बनाने के लिए, लक्ष्य हासिल करने के लिए, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है आपका शारीरिक विकास। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के मानसिक स्वास्थ्य में उन्नति करने वाला कारक कौन सा होता है? तो अल्प गृह कार्य जो होता है ये बालक की मानसिक स्वास्थ्य
स्वास्थ्य में उन्नति प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण और मुख्य कारक होता है अल्पग्रह कार्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति रहता है, यानी कि जो मानसिक रूप से, मेंटल रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो कैसा होता है और किस टाइप से रहता है। जो कल्पना लोक में व्यक्ति रहता है वो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुबह के समय व्यायाम के लिए कौन सा विकल्प उपयुक्त होता है। सो इसका आंसर है योग आसन। योग और आसन जो होता है वो मॉर्निंग के समय अधिकतर इंडिया के लोग करते हैं और काफी बेस्ट तरीका माना जाता है सुबह के समय व्यायाम करने के लिए स्वस्थता का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संतुलित आहार का अर्थ क्या होता है। यह संतुलित आहार क्या होता है, तो सभी पोषक तत्व सही मात्रा में हमारे भोजन में उपस्थित हों, हमारे खाने में उपस्थित हों, उसी को हम एक संतुलित आहार की गिनती में गिनते हैं। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति जिसमें रक्तहीनता की पहचान हुई है उसको क्या खाने पीने की सलाह दी जाती है। यानी एक व्यक्ति जिसमें ब्लड की कमी है या ब्लड से कमी से रिलेटेड रोग है उसको क्या क्या खाने के लिए हम कहेंगे या क्या क्या खाने पीने की हम सलाह देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है चुकंदर का रस और पालक। इस टाइप के क्वेश्चन तो आप अपने अनुसार भी दे सकते हैं यदि आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो। ठीक है, तो एक व्यक्ति जिसमें ब्लड की कमी है यानी रक्तहीनता से रिलेटेड बीमारियां हैं तो उसको चुकंदर का रस और पालक से रिलेटेड जो आपके रक्त को यानी ब्लड को बढ़ाने का कार्य करते हैं उस टाइप की चीजें खाने की हम सलाह देंगे या कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संतुलित आहार में समाविष्ट होने वाले मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, यानी कौन कौन से पोषक तत्व ऐसे हैं जो हमारे संतुलित आहार में पाए जाते हैं। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स और विटामिन ये सभी हमारे एक संतुलित आहार में प्रेजेंट होते हैं, तभी हम उसको एक संतुलित आहार की गिनती में ऐड करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सभी हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। प्रोटीन हो या कार्बोहाइड्रेट हो या विटामिन हो, फाइबर्स हो, मिनरल्स हो, इन सभी को जब हमारे ये भोजन में ऐड होंगे तभी हम कहेंगे कि ये हमारा संतुलित आहार है यानी संतुलित भोजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रोग हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। आई होप आप सभी को पता होगा। तो रक्त अल्पता जो रोग होता है वो हमारा हीमोग्लोबिन से रिलेटेड या हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर को विटामिन और खनिज पदार्थों की आवश्यकता क्यों होती है। उपापचय की प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए, चयापचय की जो प्रोसेस होती है उसको कंप्लीट कराने के लिए जो विटामिन होते हैं उनकी ज़रूरत होती है, जो मिनरल्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन सभी की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये हमारे भोजन को पचाने का कार्य करते हैं, कई प्रकार की उपापचय की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से थोड़े से साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत ऐड किए गए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से खाने के एक समूह का चयन कीजिए जिसका प्रत्येक सदस्य आयरन यानी लोहे से समृद्ध हो। तो इसका आंसर है आंवला, पालक, गुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें 1 ग्राम मात्रा के ऑक्सीकरण से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है फैट यानी वसा। आई होप आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ग्राम अल्कोहल से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 7 किलो कैलोरी जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो हमें 1 ग्राम अल्कोहल से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, जल की 1 ग्राम मात्रा से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा जल से हमें एनर्जी नहीं मिलती है, ऊर्जा नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 0 किलो कैलोरी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हमारे भोजन में किसकी मात्रा सबसे अधिक होनी चाहिए, यानी जो हम एक भोजन करते हैं, एक संतुलित भोजन करते हैं, उसमें किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो अनाज और अन्य उत्पाद जो होते हैं उसकी मात्रा हमारे भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हम रोटियों का सेवन डेली टू डेली और ज़्यादा मात्रा में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हमारे भोजन में किसकी मात्रा सबसे कम होनी चाहिए। तो फैट यानी वसा की मात्रा कम होनी चाहिए, क्योंकि फैट हमारी बॉडी में कई प्रकार के रोगों को जन्म देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी मात्रा में पानी पीना चाहिए। तो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को मालूम होगा, और नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ 8 से 10 गिलास पानी आपको जो है वो डेली पीना चाहिए। ठीक है,
याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइबर युक्त आहार मुख्यतः सहायक होता है, यानी जो रेशे फाइबर्स होते हैं उनसे युक्त जो आपका भोजन होता है वो किसमें सहायक होता है? तो जो आपके फाइबर्स जो रेशे होते हैं जिसे आप सलाद के रूप में ग्रहण करते हैं वो आपके डाइजेशन यानी पाचन में हेल्प करते हैं, इसलिए आप बेसिकली खाने के साथ सलाद का यूज़ करते हैं या सलाद को खाते हैं, क्योंकि जो सैलेड या सलाद होता है उसमें पाए जाते हैं रेशे और वो आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है डाइजेशन यानी पाचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने शरीर का वजन बढ़ाने के भय से भोजन का ना सेवन करने की बीमारी किसमें होती है और वो बीमारी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है एनोरेक्सिया नर्वोसा। जो एनोरेक्सिया नर्वोसा नामक बीमारी है उससे क्या होता है बेसिकली, हम जो है वो एनोरेक्सिया नर्वोसा बीमारी के डर से खाना कम खाते हैं। बेसिकली जो लड़कियां होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, वो खाना कम खाती हैं। क्यों? क्योंकि मोटी ना हो जाए या मोटापा बढ़ ना जाए, इसका जो डर होता है उस बीमारी को कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष यानी मेल को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है या कितनी मात्रा में होती है? तो इसका आंसर है 3600 किलो कैलोरी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक साधारण कार्य करने वाली महिला को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है? तो इसका आंसर है 1900 किलो कैलोरी। दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋतुचर्या क्या होती है? तो जो आपकी ऋतुचर्या होती है बेसिकली विभिन्न विभिन्न टाइप की जो आपकी ऋतुएं होती हैं उसके दौरान जब आप सेहत की देखभाल करते हैं, साथ ही साथ उसके नियम को फॉलो करते हैं, उसी की दिशा में निर्देश करते हैं, उसी को कहते हैं ऋतुचर्या। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अलग से आपका सेपरेट टॉपिक दिया गया है ऋतुचर्या। ठीक है, तो विभिन्न विभिन्न जो ऋतुएं होती हैं उनके अकॉर्डिंग अपनी सेहत की देखभाल करना, नियमों को फॉलो करना, इन सभी की दिशा में निर्देश करना ऋतुचर्या कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पवित्र हिंदू पाठ आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग के रूप में योग की अवधारणा का परिचय देता है? तो इसका करेक्ट आंसर है भागवत गीता। भागवत गीता के अकॉर्डिंग जो आपका पवित्र हिंदू पाठ होता है उसका आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग के योग के रूप में अवधारणा का परिचय देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग का अर्थ क्या होता है? तो जो आपका योग या आसन होता है इसका अर्थ होता है स्वयं को ऊपर उठाने की एक प्रोसेस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सारे ऑप्शन की अपेक्षा जो आपका लास्ट डी ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर है, स्वयं को ऊपर उठाने की एक प्रोसेस योग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों को योग कक्षाएं क्यों देनी चाहिए? ताकि बच्चे जो है वो सभी समस्याओं को प्रभावी ढंग से सॉल्व कर सकें, उन समस्याओं का निपटारा कर सकें। ठीक है, इसलिए कक्षा में योग के लिए हम बच्चों को सलाह देते हैं और कहते भी हैं योग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दार्शनिक परंपरा के कितने भाग होते हैं? याद रखिएगा, जो भारतीय दार्शनिक परंपरा होती है इसके अंतर्गत 2 मुख्य भागों को ऐड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नास्तिक दार्शनिक क्या होता है? नास्तिक दार्शनिक क्या होता है? तो नास्तिक दर्शन जो होता है वो चार्विक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन, इन तीनों का मिश्रण कहलाता है आपका नास्तिक दर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदांश दर्शन का अंतिम शास्त्र क्या होता है? तो जो वेदांश दर्शन है इसका जो अंतिम शास्त्र है वो ब्राह्मणों का चिंतन, आरण्यकों का चिंतन और उपनिषेधकों का चिंतन, ये तीनों का चिंतन कहलाता है आपका वेदांत दर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है योग के कौन कौन से आधार महत्वपूर्ण माने जाते हैं? तो जो योग होता है उसका सामाजिक, उसका नैतिक, ये दोनों जो आधार हैं वो इम्पॉर्टेंट माना जाते हैं और योग का आधार ही होता है आपका सामाजिक और नैतिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक है, तो सामाजिक हो या नैतिक हो दोनों ही आधार योग के इम्पॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टांग योग का प्रथम अंग कौन सा होता है? तो जो अष्टांग योग है इसमें 8 योग को ऐड किया गया है, जिसमें जो प्रथम अंग है वो यम को दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा अष्टांग योग के अंतर्गत 8 योग को ऐड किया गया है, जिसमें जो यम है उसे प्रथम स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रित करना क्या कहलाता है? तो अपनी इंद्रियों पर, अपनी जो 5 इंद्रियां हैं उस पर नियंत्रित करना प्रत्याहार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वाध्याय का अर्थ क्या होता है? तो स्वाध्याय का अर्थ होता है स्वयं की शिक्षा एवं अध्ययन करना। ठीक है, ये भी आपका अलग से टॉपिक ऐड किया गया है स्वाध्याय।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संतोष का अर्थ क्या होता है? तृप्ति का अनुभव करना। बाकी जो सारे आपके ऑप्शन है वो भी पॉजिटिव है, लेकिन जो तृप्ति का अनुभव करना ये आपका संतोष का आधार होता है और इसका अर्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है धैर्य का अर्थ क्या होता है? इसका क्वेश्चन का आंसर आपको पता ही होगा, सहजता और शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुशासन का मुख्य अर्थ क्या होता है? तो शक्ति के नियमों का पालन करना, जिससे आप डरते हैं, डर के थ्रू आप जो है वो नियमों का, रूल्स का पालन करते हैं और एक अनुशासन में रहते हैं, वही आपका अनुशासन का अर्थ होता है। ठीक है, बाकी ऑप्शन को भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतीत गौरव का अर्थ क्या होता है? तो अपने पूर्वजों पर गर्व करना अतीत गौरव का अर्थ होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्र का अर्थ क्या होता है? तो नागरिकों का एक संगठित समुदाय राष्ट्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीयता का अर्थ क्या होता है? तो अपने राष्ट्र के प्रति अभिमान राष्ट्रीयता कहलाता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट है लोकतंत्र। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? तो लोगों के शासन की व्यवस्था लोकतंत्र कहलाती है, जैसा कि आप सभी को पता है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज इट इज आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज का अर्थ क्या होता है? तो बेसिकली जो आपका स्वराज है ये आपका आध्यात्मिक अधिकार और ज्ञान का प्रकाश कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, 2 वर्ड में इसको डिफाइन किया गया है। आध्यात्मिक अधिकार और ज्ञान का प्रकाश आपका स्वराज कहलाता है। नेक्स्ट और वन ऑफ द आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वासुदेव कुटुंबकम का अर्थ क्या होता है? तो वासुदेव जो कुटुंबकम है इसका अर्थ होता है समाज में भाईचारा और सद्भावना की भावना को बनाए रखना। ठीक है, या फिर कहा जाए तो सद्भाव की भावना को बनाए रखना और समाज में एकता एवं भाईचारा का प्रयोग वासुदेव कुटुंबकम के अंतर्गत ऐड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वाधीनता से समझा जाता है। तो एक राष्ट्र के अधीन रहना स्वाधीनता के अंतर्गत ऐड किया गया है और स्वाधीनता का मतलब ही होता है एक राष्ट्र के अधीन रहना, इसके थ्रू समझा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौल वर्ग के नैतिक विकास के 6 चरणों में पहला चरण कौन सा होता है? याद रखिएगा, सबसे पहली बात, जो कोलवर्ग नामक साइंटिस्ट थे इन्होंने नैतिक विकास से रिलेटेड अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसके अंतर्गत उन्होंने 6 चरणों को प्रस्तुत किया था, जिसमें जो उनका पहला चरण होता है वो आपका आज्ञाकारिता और दंड से रिलेटेड पहला चरण होता है। ठीक है, जो 6 चरण दिए थे उसमें पहला चरण होता है आपका आज्ञाकारिता और दंड। यदि हम स्टेप्स की बात करें तो कोलवर्ग ने 3 स्टेप प्रस्तुत की थी। यदि हम चरण की बात करें तो कोलवर्ग ने 6 चरण प्रस्तुत किए थे, यानी कि प्रत्येक स्टेप में 2 चरण प्रस्तुत किए थे। इस टाइप से 3 स्टेप के अंतर्गत 6 चरण प्रस्तुत किए थे, जिसमें जो पहला चरण था वो आपका आज्ञाकारिता और दंड से रिलेटेड था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलवर्ग के अनुसार अच्छा लड़का और अच्छा लड़की की अभिधारणा या अभिविन्यास किसको प्रस्तुत करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है परंपरागत नैतिकता। इसका पूरा का पूरा आपको जो है वो वर्णन पढ़ना पड़ेगा कोलवर्ग का सिद्धांत, तभी आपको क्लियर हो पाएगा, क्योंकि पूरी की पूरी 6 आपके चरण हैं और 3 स्टेप हैं जो आपको एक्सप्लेन करते हैं हर एक पॉइंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलवर्ग के द्वारा प्रस्तुत मौलिक विकास की एक अवस्था है? तो इसका करेक्ट आंसर है सामाजिक अनुबंधन और अभिविन्यास। सामाजिक अनुबंधन और अभिविन्यास जो है वो लॉरेंस कोलवर्ग की मौलिक विकास की एक अवस्था होती है। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक विकास की खोज पर आधारित कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किसने किया था जो एक दूसरे की कॉपी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है जीन पियाजे। जो जीन पियाजे हैं उन्होंने कॉग्निटिव थ्योरी यानी संज्ञानात्मक विकास का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जो कि बिल्कुल भी कॉपी किसी भी साइंटिस्ट की नहीं है। उन्होंने अपने अकॉर्डिंग, बच्चों के अकॉर्डिंग प्रयोग किए और अपना जो है वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था जीन पियाजे ने, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने लगता है और उसमें अंतर करना शुरू कर देता है? तो इसका आंसर है इंद्रिय गामक अवस्था या इंद्रिय प्रेरक अवस्था। जो इंद्रिय प्रेरक अवस्था होती है ये आपकी पहली अवस्था होती है। इसमें बच्चा जो होता है अपने परिवेश की वस्तुओं को जानने लगता है, पहचानने लगता है और उसमें अंतर बताने लगता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे के विकास से संबंधित सृजन एवं खोज का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो जीन पियाजे ने ही प्रस्तुत किया था बच्चों के विकास से संबंधित सृजन और खोज का सिद्धांत। इसके बाद लेव वाइगोस्की भी आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आध्यात्मिक विकास क्या है? तो आध्यात्मिक या अध्यात्मक जो विकास होता है वो आत्मा और दिव्यता से रिलेटेड विकास कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आध्यात्मिक विकास का मूल उद्देश्य क्या होता है? तो आध्यात्मिक विकास का मूल उद्देश्य याद रखिएगा, व्यक्ति को अपने सकारात्मक पक्षों की पहचान करना एवं समृद्धता जीवन जीने में स्वयं की मदद करना आध्यात्मिक विकास का मूल उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आध्यात्मिक विकास के लाभों में निम्नलिखित में से क्या सही होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ अबव, यानी कि उपयुक्त सभी। शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होना या शारीरिक स्वास्थ्य को सुरक्षा करना, सुधार करना, चिंता एवं तनाव को कम करना, अध्ययन एवं ध्यान में समृद्धता हासिल करना। ठीक है, ये सभी आपके आध्यात्मिक विकास के लाभों में से एक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोन्मय कोश में कलेशों के जमाव के कारण रोग का सूक्ष्म स्वरूप जन्म लेता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे आदि का नाम प्रस्तुत किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टांग योग किस महाराष्ट्रीय ऋषि द्वारा प्रथम विवेचित किया गया था? ऑप्शन ए ऋषि पतंजलि, ऑप्शन बी ऋषि व्यास। तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। पीछे मैंने आपको हिंट भी दी गई है, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टांग योग कितने अध्यायों पर आधारित होता है? तो अष्टांग योग आपका 8 अध्याय पे आधारित होता है, जैसा कि इससे नाम से स्पष्ट हो रहा है, अष्टांग यानी 8। ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टांग योग के अध्यायों के नाम कौन कौन से होते हैं? यानी कि जो अष्टांग योग होते हैं उनके 8 अध्याय होते हैं और अध्यायों के नाम कौन कौन से होते हैं। तो याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहला है आपका यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 आपके अष्टांग योग के अध्याय होते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यम कितने होते हैं एवं उनके नाम कौन कौन से होते हैं? देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आसन या आसन क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं? इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। तो योग के ध्यान करने एवं बैठने का एक श्वान कहलाता है आपका आसन। प्राणायाम क्या होता है? तो प्राणायाम आपका याद रखिएगा, योग में शरीर के सार्वभौमिक शक्तियों का उपयोग करना आपका एक प्राणायाम का साधन कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता के अनुसार कर्म योग का अर्थ क्या होता है? कामना रहित कर्म की फल करना गीता के अनुसार कर्म का योग होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मबोध करने वाले कितने वर्ग के मनुष्य होते हैं? याद रखिएगा, जो आत्मबोध करने वाले वर्ग के मनुष्य हमेशा 2 होते हैं, ऑलवेज 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति योग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भक्ति योग का मुख्य उद्देश्य होता है भगवान के साथ संयोग होना। ये सारे आपके टॉपिक इस बार इस न्यू पेपर के अंतर्गत ऐड किए गए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, मैं समझ सकती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ज्ञान योग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ज्ञान योग का मुख्य उद्देश्य होता है मोक्ष को प्राप्त करना। काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी में ये जो आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, यहाँ से केवल और केवल MCQs टाइप क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। इसीलिए मैं आपको आज हर एक टॉपिक के 8 से 10 MCQs मिनिमम लेकर ही आई हूँ, जिससे कि इन सारे MCQs से आउट ऑफ आपका पेपर ना जाए। ठीक है, इसलिए ये MCQs मैंने आपको इतने सारे बताए हुए हैं। हर एक टॉपिक का 8 से 10 MCQs मैं आपको लेकर आई हूँ। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक का भारतीय इतिहास में कौन सा शासनकाल था? तो इसका करेक्ट आंसर है मौर्य शासनकाल। जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो मौर्य शासनकाल था, ये शासनकाल बेसिकली अशोक के भारतीय इतिहास का शासनकाल था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मातृभाषा का अर्थ क्या होता है? तो मातृभाषा का अर्थ होता है अपने घर में बोली जाने वाली भाषा आपकी मातृभाषा कहलाती है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, जब एक छोटा बच्चा स्कूल में जाता है तो उसको उसकी मातृभाषा का यूज़ करने के लिए मना नहीं किया जाता है, क्योंकि जो एक छोटा बच्चा होता है वो केवल और केवल मातृभाषा को ही जानता है। तो अपने घर में बोली जाने वाली भाषा, अपने घर में जो मम्मी पापा यूज़ करते हैं, वही भाषा को कहते हैं मातृभाषा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? जैसा कि आप सभी को पता होगा 22 यानी 22 भाषाएं बोली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के विकास में किसे मातृभाषा कहा जाता है? तो जो जन्म सिद्ध भाषा होती है, जन्म के बाद जो बच्चा जो बालक बोलता है उसी को कहते हैं मातृभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रारंभिक स्रोत क्या होता है? तो भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार जो प्रारंभिक स्रोत माना गया है वेदों के अनुसार, वो वेद ही माने गए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं वेद हमारे 4 टाइप के होते हैं, ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद और यजुर्वेद। ये 4 टाइप के आपके वेद होते हैं जिन्हें डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा होता है? वन ऑफ द आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद जो होते हैं चारों ही वेद में सबसे पुराने वेद माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों के मंत्र का उद्देश्य क्या होता है? तो यज्ञ करना जो मेन उद्देश्य है वो आपके वेदों के मंत्र का होता है। ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की भाषा कौन सी थी? तो संस्कृत जो भाषा थी वो वेदों के अनुसार अपनी भाषा उन्होंने रखी हुई थी, संस्कृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग का महाजनक किसे कहा जाता है? तो पतंजलि जो थे ये आपके योग के जनक माने जाते थे, जो कि काफी प्राचीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञान परंपरा में किसे संस्कृति का पिता कहा जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर है महर्षि पाणिनि, जिसकी साइड में आप इमेज देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म स्थान क्या था? इसका करेक्ट आंसर है पोरबंदर, गुजरात, जहां पे महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का असली नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम, जैसा कि आप सभी जानते हैं और इमेज में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य किस वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे? तो इसका करेक्ट आंसर है मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म तिथि क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 23 जनवरी 1897, 23 जनवरी 1897। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व धरोहर में भारत का प्रतिनिधित्व किसे किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है शिकागो अधिवेशन, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे स्वामी विवेकानंद जी के नाम से ही ऐड किया जाता है शिकागो अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा का अर्थ क्या होता है? तो सेवा का अर्थ होता है निस्वार्थ सहायता करना दूसरों की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहिष्णुता का अर्थ क्या होता है? तो सहिष्णुता का अर्थ होता है धैर्य और क्षमा करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहिष्णुता महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट क्यों होती है? तो सभी के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए, सभी का सम्मान व्यक्त करने के लिए, सभी का सम्मान करने के लिए आपकी सहिष्णुता महत्वपूर्ण होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परोपकार क्या होता है? तो दूसरों के हित के लिए सेवा करना परोपकार आपका कहलाता है। परोपकार क्यों इम्पोर्टेंट होता है? तो अपने आसपास के जो लोग होते हैं उनकी सेवा करना, उनके हित में सेवा करना के लिए आपका परोपकार महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। इसके बाद आता है समर्पण क्या होता है? तो पूर्णतः लोगों का समर्पण करना, स्नेह करना, समर्थन करना, सम्मान करना, इन सभी को आपका पूर्ण समर्पण के अंतर्गत ऐड किया गया है। ठीक है। यदि पूर्ण समर्पण के अलावा आपका ऑल ऑफ अबव आ जाता या उपयुक्त सभी आ जाता तो वो आप कर देते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्म परीक्षण क्या कहलाता है? तो आत्म परीक्षण आपका अपने कौशलों को समझना और अपनी गलतियों को सुधारना आत्म परीक्षण कहलाता है। ठीक है। अपने जो कौशल, अपने जो स्किल्स होते हैं उनको समझना, अपन जो गलतियां करते हैं, जो मिस्टेक करते हैं उन सभी को सुधारना, कहाँ कहाँ क्या गलती की है उसको समझना, वो कहलाता है आत्म परीक्षण, खुद का परीक्षण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वावलंबन का क्या अर्थ होता है या स्वावलंबन क्या कहलाता है? तो अपनी स्वयं की सहायता करना स्वावलंबन कहलाता है। ठीक है। देन इसके बाद ये सारे क्वेश्चन हुए आपके कंप्लीट। आई होप आप सभी को क्लियर हुए होंगे। कोई भी डाउट हो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। इसके अलावा मैंने आपको बाकी सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अपलोड कर दिए, चेक कर लीजिएगा। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम जाकर जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग।